हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर नंबर 13 ऊष्मा संचरण पर आधारित होगी। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो चैप्टर नंबर 13 ऊष्मा संचरण पर आधारित है। तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो ऊष्मा संचरण के लिए तापांतर आवश्यक है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए इसके बारे में। जिस प्रकार की विद्युत धारा के लिए विभवांतर आवश्यक होते हैं और पानी के बहाव के लिए पानी की सतहों में अंतर। पानी की सतहों में अंतर का मतलब है, मान लीजिए पानी जब एक रेखीय होता है, किसी तालाब में इस तरह से ठहरा हुआ है, बर्तन में ठहरा हुआ है, तो पानी बहाव नहीं होता उसमें। यदि जब बर्तन इस तरह से तिरछा कर दिया जाए, किसी कोण पे झुका दिया जाए, तो पानी अपने आप ऊपर से नीचे की ओर बहने लगता है। इसे हम कहते हैं सतहों में अंतर। ठोसों में ऊष्मा संचरण चालन विधि द्वारा होती है। चालन क्या होती है? वह ऊष्मा विकिरण, इस ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि होती है जिसमें ऊष्मा संचरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना कण के स्थान बदले प्रवाहित होती है। जैसे छड़ है, इसमें अनेक असंख्य कणों से मिलकर छड़ बने होते हैं। इसका एक सिरा गर्म करते हैं तो पहला कण गर्म होता है, वह दूसरे कण को गर्म करता है, वह तीसरे कण को गर्म करता है, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते, उनका स्थान फिक्स रहता है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो द्रव एवं गैसों में ऊष्मा संचरण संवहन विधि द्वारा होती है। इसमें जो पदार्थ के कण होते हैं स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे किसी भी द्रव को हम गर्म करते हैं, द्रव मान लीजिए भरा है, गर्म कर रहे हैं हम बर्नर की सहायता से आग पे रख के, तो सबसे पहले नीचे वाले कण होंगे वह गर्म होते हैं। जब ये गर्म होते हैं तो अपना स्थान छोड़कर ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले कण इनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी इसमें जो वस्तु के पदार्थ के कण होते हैं अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो विकिरण विधि से ऊष्मा संचरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में ऊष्मा संचरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। जो विकिरण विधि होती है, जैसे सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। संवहन पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जो हमारा वायुमंडल गर्म होता है क्यों? तो इसका मुख्य कारण है संवहन। बात करते हैं अगले। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक होता है, कि ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है किसमें? चांदी, जिसका केमिकल इंडिकेशन है Ag। Ag मीन्स होता है सिल्वर, चांदी। चांदी विद्युत का भी सबसे अधिक अच्छा चालक होता है ऊष्मा का। जो ऊष्मा में सबसे अधिक चालक होते हैं, यानी कि ऊष्मा के सबसे अधिक उत्सर्जक होते हैं, अवशोषक भी होते हैं। यहाँ पर चालक की बात कही है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आता अगला टॉपिक, उत्सर्जन द्वारा प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्ध्यों की पहचान होती है। उत्सर्जन क्या होता है? बाहर निकलना, माने त्यागना। तो किसी वस्तु से प्रकाश के बाहर निकलने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहेंगे। उत्सर्जन से हमें यह पता चलता है कि प्रकाश कितने, उसके तरंगदैर्ध्य कौन कौन से हैं, उसके क्वालिटीज़ क्या क्या के हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकाशों की पहचान के लिए आवश्यक हो जाता है उत्सर्जन, क्योंकि प्रत्येक प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो साधारण ताप पर वस्तु द्वारा केवल अवरक्त विकिरण ही उत्सर्जित होती हैं। अलग अलग ताप पर वस्तु द्वारा अलग अलग विकिरण उत्सर्जित होते हैं। ऐसे पिंड जो उन पर आपतित होने वाले समस्त विकिरणों को अवशोषित कर लें उन्हें कहते हैं हम आदर्श कृष्ण पिंड कहलाते हैं। परंतु देखा जाए तो हमारे व्यवहारिक रूप में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो आदर्श कृष्ण पिंड कहलाए, जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की संपूर्ण मात्रा को अवशोषित कर लें। आदर्श कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता होती है +1 होती है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो आता अगला टॉपिक, अवशोषण क्षमता का मान 1 या 1 से कम होता है। आपको जब न्यूमेरिकल मिलेंगे एग्जाम में तो अवशोषण क्षमता निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका मान जो आता है सबसे कम, यानी कि 1 या 1 से कम होता है। यह मान सर्वाधिक 0.96 दीप कज्जल के लिए। जो दीप कज्जल का मतलब होता है जैसे हम दिए से उसके कालिक को
कालिक से काजल बनाते हैं उस काजल के लिए 0.96 होता है अवशोषण क्षमता। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांश अभिप्राय कार्य तथा ऊष्मा का परस्पर रूपांतरण होता है। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल के। तो पहला न्यूमेरिकल है किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण दर अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको पढ़ाया गया था आपका ताप पर निर्भरता, स्टीफन का नियम बताया गया था। उसमें बताया गया था ऊष्मीय विकिरण की दर जो Q/T होती है ऊष्मा के परम ताप T के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती। परम ताप क्या होते हैं? वह जब किसी वस्तु के ताप को हम केल्विन पैमाने पर मापते हैं तो उसे हम परम ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने को ऊष्मागतिकीय पैमाना भी कहते हैं। आज क्वेश्चन नंबर सेकेंड है किसी वस्तु के पृष्ठ की अवशोषकता 0.8 है। यदि विकिरण द्वारा पृष्ठ पर 5 जूल ऊष्मीय ऊर्जा आपतित होती मतलब गिरती है तो वस्तु की ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है? तो आपको इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि पार्ट नंबर सेकेंड में बताया गया अवशोषकता ये बराबर होता है अवशोषित विकिरण, जितना वह अवशोषित करता है अवशोषित विकिरण, और नीचे क्या होता है कुल आपतित विकिरण डिवाइडेड बाई कुल आपतित विकिरण। जो ऊर्जा में यानी कि ऊष्मा में यहाँ पर वृद्धि पूछा है, वृद्धि हो जाएगी तो वह अवशोषित होगा तभी तो वृद्धि होगी। तो वृद्धि मान लेते हैं हम यक्स है जो अवशोषित विकिरण की मात्रा होगी और उस पर आपतित विकिरण की मात्रा क्या है 5 जूल और 0.8 है अवशोषकता। तो 0.8 हम रख देंगे। जब इसकी गुणा कराएंगे तो x की वैल्यू आएगी 8 पंजे 40 यानी कि 4.0 इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि दोपहर के समय जब सूर्य हमारे सर पर खड़ा होता है तो उस समय पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे प्रकाश को वायुमंडल में गमन करने हेतु कम दूरी तय करने पड़ते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल यानी कि अधिक गर्मी का आभास करना पड़ता है, हमें महसूस करना पड़ता है अधिक गर्मी। किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण बहुत कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता होती है। तो कृष्ण पिंड वह पिंड होते हैं, वह वस्तु होते हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की संपूर्ण मात्रा को अवशोषित कर लें, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है व्यवहारिक रूप में। तो पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता होती है 1 होती है +1, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है। मान लीजिए केतली में हम चाय बना रहे हैं तो चाय होता है द्रव। जब द्रव में किस प्रकार की ऊष्मा संचरण होती है संवहन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, संवहन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है। तो ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा, क्योंकि एक चुंबकीय तरंग होती हैं जो अत्यधिक तीव्र गति से चलती हैं प्रकाश की किरणों चाल की भांति, और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। यानी कि जो विकिरण होता है विकिरण उसमें ऊष्मीय संचरण तीव्र गति से होती है, सबसे तीव्र गति से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.4 है, इस पर आपतित 10 जूल ऊष्मा में से कितनी परावर्तित हो जाएगी। अब आपसे पूछा है कितनी ऊष्मा परावर्तित हो जाएगी। तो अवशोषित विकिरण पहले निकाल लेते हैं कितना वो अवशोषित हो रहा है। अवशोषित विकिरण तो अवशोषकता बराबर होता है, अवशोषकता लिखते हैं, अवशोषकता बराबर मान लेते हैं अवशोषकता ए है, ए बराबर होता है अवशोषित ऊष्मा। अब कितना अवशोषित किया जा रहा है, अवशोषित ऊष्मा पहले निकाल लेता है। अवशोषित ऊष्मा कितनी है ये मान लेते हैं x है, और उसकी आपतित कुल ऊष्मा कितनी है, तो आपतित होती है 10 जूल। यहाँ पर लिखा आपतित 10 जूल ऊष्मा, 10 जूल लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होती है अवशोषकता बराबर होती है आप अवशोषित ऊष्मा बटा आपतित कुल ऊष्मा। तो अवशोषित x है, आपतित 10 है, अवशोषकता 0.4 है, तो हम लिखेंगे 0.4 बराबर x।
बाई 10। जब x की वैल्यू निकालते हैं तो 10 से यहाँ पर करना होगा हमें गुणा, तो ये गुणा होती है। जब पश्चांतर करेंगे गुणा होगा तो 0.4 इंटू 10 यानी कि 4 जूल, 4 जूल। अब 4 जूल तो हो गई आपकी अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, घुमा के दिया थोड़ा सा, कितनी परावर्तित हो जाएगी। आपतित हो रही है 10, तो 10 में से जितना बचेगा वही तो परावर्तित होगी। तो परावर्तित ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी और आपतित विकिरण की मात्रा, और इसमें से जितना हम उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें यानी कि अवशोषित कर लें, तो अवशोषित हमने निकाला कितना, 4 जूल। तो 10 में 4 यानी कि 6 जूल इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं किसी पिंड का परम ताप 3 गुनी कर दिया जाए, तो पहला ऊष्मीय विकिरण की दर है E1, ताप है T1, दूसरा है E2 और ताप है T2। ताप है कितना, T2। अब इसमें बोला गया है कि 2 गुनी कर दिया जाए, परम ताप 3 गुनी कर दिया जाए तो ऊष्मीय विकिरण कितनी गुनी हो जाएगी। एक पृष्ठ, यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना, तो आपने स्टीफन का नियम पढ़ा है, E अनुक्रमानुपाती T⁴ T⁴ पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित विकिरण कितनी गुनी हो जाएगी। तो उत्सर्जित विकिरण कितनी गुनी हो जाएगी, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, T परम ताप 3 गुनी, तो लिखेंगे 3⁴ यानी कि 3 तरीका 9, 9 तरीके 27, 27 81। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 81 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 81 गुनी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी वस्तु का परम ताप 2 गुना कर दें तो उत्सर्जित ऊष्मा की दर क्या होगी। ये भी स्टीफन के नियम से ही लगेंगे, E अनुक्रमानुपाती T⁴ से। यहाँ पर अभी की मान पूछा कितनी गुनी हो जाएगी, तो अनुक्रमानुपाती T का मान 2 गुना करना 2⁴, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 यानी कि 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक कृष्ण पिंड ए से कृष्ण पिंड बी जिसका आकार एवं माप ए की समान है की अपेक्षा 4 गुनी ऊष्मा विकिरण होती है। यदि ए का तापमान 192 डिग्री सेल्सियस हो तो बी का तापमान क्या होगा। 4 गुनी यानी कि यहाँ पर दे दिया क्या, E1 बराबर 4E2 के, E1 बराबर 4E2 के दे दिया, यानी कि E1/E2। इसे हम लिख सकते हैं E1/E2। हमें भी जानते हैं जो होता है E1, अब यहाँ पर पक्षांतर करें E1/E2 बराबर 4 हो जाएगा, टोटली 4। अब जानते हैं स्टीफन के नियम से E अनुक्रमानुपाती T⁴ होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, E1/E2 बराबर T1/T2, इस पे भी पावर 4 होगा, इस पे भी पावर 4 होगा। अब E1/2 का मान कितना आया है आपके पास, आया है 4, 4 गुनी यानी कि 4। जब हम इसे लिखेंगे T1/T2 बराबर 4⁴, क्योंकि इस पे से घात जाएंगे तो उल्टा हो जाएंगे। अब इसे हम काटेंगे तो √2 आएगा, √2, जिसका हम √2 यानी कि T1 बराबर √2T2 हो जाएगा। अब T1 का मान कितना दिया है, 196 डिग्री सेल्सियस से हम बदलना हो, क्या परम ताप में बदलना होता है, परम ताप में। तो इसे लिखेंगे 192 प्लस 273 तो बनेगा कितना, 465 केल्विन। यह हो गया परम ताप। हमने निकाला क्या, T1/T2 बराबर √2। T1 का मान कितना आएगा, 465। यहाँ पर लिखेंगे हम 465/T2 बराबर √2। अब T2 बराबर लिखेंगे 465, √2 का मान होता है 1.414 के,
जब इसे हम भाग देते हैं तो हमारा टोटल आता है 329 केल्विन। 329 केल्विन। जब इसे हम सेल्सियस में निकालेंगे तो 329 में से हमें घटाने होंगे कितना, 273 केल्विन। तो बनेगा डिग्री सेल्सियस में 56 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ताकि इसका लाभ उनको भी मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन। ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन किन नियम में होता है? प्रकाश के नियम का पालन नहीं करते। जो ऊष्मीय विकिरण का अपवर्तन एवं परावर्तन होते हैं, प्रकाश के नियमों के ही अनुसार होता है परावर्तन अपवर्तन। परावर्तन क्या होते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे हम कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन क्या होते हैं? अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाते हैं, उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।